हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज़ को। इसमें सेकंड के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वालिटी फंक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो ये रहा हमारा सिलेबस, इसमें क्वालिटी फंक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन ये हम अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमारे जो पिछली वीडियो का छूट गया था थोड़ा, उसको हम देख लेते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्कस किया पिछले उसमें, लेकिन एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसा होगा? एक ऑनर या फिर प्रेसिडेंट होगा, उसके अंडर में कुछ मेन लोग जो होते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे अकाउंटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और इनकी अलग अलग टीम होती है, जैसा भी ज़रूरत होती है उनकी अलग अलग टीम होती है। तो इस टाइप से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के, तो इनको हम देख लेते हैं। तो पहला डिवीजन ऑफ द लेबर वर्क, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल और यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे। तो पहला होता है चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है? द कॉन्टिन्यूअस लाइन ऑफ द अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम अप लेवल टू लो लेवल। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होगी, उससे नीचे कम पावर होगी, इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर ये बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इससे होता क्या है कि मतलब हर एक बंदे को क्लियरफाई रहता है कि उसे क्या काम करना है और किसे रिपोर्ट करना है। मतलब इसे रिपोर्ट करना है, इसे रिपोर्ट करना है, इसे रिपोर्ट करना है। तो मतलब हु रिपोर्ट हुम, मतलब कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये क्लियरिफाई रहता है। तो ये हो गया चैन ऑफ द कमांड। ठीक है। दूसरा बात आती है अथॉरिटी की। देखो, राइट इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सेप्ट देम टू डू इट। मतलब हम अगर किसी आदमी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो हम उसे अथॉरिटी भी देंगे कि तुम ये काम करो, और उससे रिलेटेड जितनी भी मतलब उसे रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हमने दिया एक आदमी को कि ये डाटा एंट्री करके देनी है कि कौन कौन आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले महीने कितने कितने दिन आया था। ठीक है। तो हम उसे सारा डाटा भी अवेलेबल कराएंगे, उसे सिस्टम अवेलेबल कराएंगे कि तू मतलब यहाँ पे भाई बैठ के ये हमारा डाटा फीड करो, और उसे मतलब जो भी पिछले महीने का डाटा था उसे वो भी प्रोवाइड कराएंगे कि इससे देख के आपको वो करना है, या फिर वो लोग प्रोवाइड कराएंगे जिनसे वो पूछ के वो उसको फीड करेगा। तो मतलब जो उसे राइट्स चाहिए होंगे, जो उसे मटेरियल चाहिए होगा, जो उसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो हम सारी अथॉरिटीज उस पीपल को देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी के आधार पे। मतलब हर एक आदमी को उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि अगर तुमने ये काम नहीं किया या फिर तुम्हारी मतलब गलत किया तो हमारी जांच बैठा देंगे, या फिर मतलब उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इसी तरह से एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम हर एक पर्सन को देंगे उसकी। अब बात होती है यूनिटी ऑफ द कमांड की। यूनिटी ऑफ द कमांड मतलब जो कमांड देगा वो केवल यूनिट हो। मतलब ऐसा नहीं है एक आदमी के ऊपर तुमने 10 बॉस बैठा रखे हैं, वो इसे भी रिपोर्ट कर रहा है, इसे भी रिपोर्ट कर रहा है, इसे भी रिपोर्ट कर रहा है। तो आदमी की जो इफिशियंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ द कमांड रखते हैं कि मतलब एक टाइम पे एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए और वो केवल उसे ही रिपोर्ट करेगा। ठीक है। और डेलीगेशन, जी है बना हुआ, लिख नहीं पाया सही से। डेलीगेशन का मतलब होता है अगर कोई आदमी जैसे अपनी अथॉरिटी है, जैसे उसका ट्रांसफ़र हम दूसरे किसी ब्रांच में करते हैं, या फिर उसने जॉब छोड़ दी, या फिर मतलब किसी भी तरह से, तो अपनी पावर को अगर वो पर्सन दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी की डे की ड्यूटी है, वो रात में दिन के 12 घंटे उसने अपना काम कर लिया, अब उसने 24 घंटे प्लांट काम करता है, तो रात की इसकी ड्यूटी है उसे वो काम अपना सौंप के गया। तो जो उसके कागज़ हैं या फिर जो टूल्स हैं वो उसे दे के जाएगा। तो ये भी एक तरह का डेलीगेशन हुआ। तो ये हमारे सब जो चार्ट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में क्वालिटी फंक्शन की। तो क्वालिटी फंक्शन क्या होता है? द कंपनी फंक्शन कंसर्न विद द क्वालिटी आर द कॉल्ड क्वालिटी फंक्शन। जो कंपनी के फंक्शन हमारे कंसर्न होते हैं किसके, कंपनी के क्वालिटी के ऊपर, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्वालिटी फंक्शन। मतलब जिन
फंक्शन से कंपनी के प्रोडक्ट पे या फिर कंपनी की क्वालिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है, वो सब क्वालिटी फंक्शंस होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखो, अगर हम क्वालिटी फंक्शंस को डिफाइन करें तो ये पहला हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग सर्वे से। जैसे मैं एक सपोज कर लो कि हमें एक मशीन बनानी है जिससे हमें पैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट सर्वे कि क्या उसकी लोगों को ज़रूरत है। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि हम किस तरह की बनाएं कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, मतलब विन विन सिचुएशन बनी रहे। तो पहले हम उस मशीन्स के लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है। मार्केट सर्वे के बाद में उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। जब हमें पता चल गया कि हमें इस टाइप की बनानी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मशीन की डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो प्रोसेस जो भी होगा बनाने के लिए लगेगा वो हम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद उसे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद उसे इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब उसकी जांच परख करेंगे कि ठीक ठीक चल रही है नहीं। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये कंज्यूमर के लिए हम वो मशीन डिलीवर कर देंगे। तो ये जितने भी प्रोसेस हमारे जितने भी फंक्शन हुए हैं, ये सब किसके लिए रख किए गए हैं? ये हमने किए हैं क्वालिटी के लिए। तो जो जो फंक्शन हमारे क्वालिटी के साथ कंसर्न्ड हैं उनको हम बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन। अब बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कोई सेंटर में एक इतनी बड़ी पावर नहीं होगी। जैसे देखो, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, एक ही आदमी सेंटर में बैठा है, उसके बाद में जितने भी लोग हैं 150 वो सबके सब इसी को रिपोर्ट करेंगे, सारी पावर इसके हाथ में होगी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, इसका रिवर्स, मतलब जो भी अलग अलग लोग हैं अलग अलग पावर्स लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। तो द सेपरेट ऑफ द पावर अवे फ्रॉम द सेंटर टू लोकल बेंचेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो लो लेवल के मतलब कर्मचारी हैं उनके पास भी खुद की पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो वो आम बोलचाल की भाषा। अब एक हमारे साइंटिस्ट हैं हेनरी फायोल, इनकी और भी थ्योरीज हैं, पढ़ोगे आप, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कहते हैं मतलब एक मेन लीडर है, मतलब ये मान लो प्रेसिडेंट है, तो उसके जो अंडर में वर्क कर रहे हैं सुपरवाइजर वगैरह, या फिर जो प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट हो गया, मतलब उसके नीचे का वर्कर। तो इन्होंने क्या कहा, सबऑर्डिनेट्स रूल इज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सबऑर्डिनेट्स को हम जैसे पावर देते हैं वो सब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस दी सेंट्रलाइजेशन, या फिर अगर दूसरी भाषा में कहें तो जो भी सेंट्रलाइजेशन को रिड्यूस करती है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और लुइस एलन इनने अपनी एक परिभाषा दी थी, अगर आप चाहते हो तो ये भी याद कर लेना, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता, एक परिभाषा काफ़ी होती है, ठीक है। मगर आपकी इच्छा हो आप रट्टा मार सकते हो अच्छे से, तो इसे कर देना। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन की। तो देखो, पहली बात है डिसेंट्रलाइजेशन हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जो आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, फिर जब उसको सभी लोगों को नहीं देखना होगा सब, तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से कर पाएगा। उसके पास काफ़ी टाइम होगा, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग की। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। जब डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम होता है, उनके पास छूट होती है कि वो अपने हिसाब से काम करें। तो क्या होता है, एक्टिविटीज़ डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्री में होने लगती हैं। सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सनल्स को डेवलप करने के लिए इंक्रेज करता है। डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव मोटिवेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब आदमी को लगेगा कि मेरा काम है जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो वो क्या रहता है, मोटिवेट रहता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मैक डिसीजन मेकिंग क्विकर एंड बेटर, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट अथॉरिटी के अंडर नहीं आते आप, तो आप अपना काम समझ के करते हो, तो जो भी डिसाइड करना होता है आपको वो खुद ही करना होता है, इसीलिए जो इसका डिसीजन होता है वो बड़ी जल्दी आप कर सकते हो। अब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग, क्योंकि आप इसमें खुद के फैसले करते हो तो सीखोगे भी आप अपने आप करके, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके नुकसान या फिर लिमिटेशंस क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, देखो सबसे पहला
वही नुकसान होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में लीड टू प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन एट लेवल ऑफ द इंटरप्राइजेज एट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट कंसर्न। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, मतलब जो मेन हेड होता है आपका, वो आपकी सारी प्रॉब्लम से सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपके जो वर्क होता है वो आपसे कंसर्न होता है, वो सभी को नहीं देख सकता। तो एक नॉट कंसर्न, ये भी एक समस्या आती है। डिसेंट्रलाइजेशन में लीड टू इनकंसिस्टेंट एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। देखो, अगर कोई सेंट्रल में एक ही पावर होती है, वो आपको लीड करती है, तो आप एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, भले ही बेमन से करें लेकिन काम करते हो। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर पावर नहीं होती है, आप में खुद में पावर होती है, तो क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी की कमी आती है। यानी आदमी कुछ दिन काम करता है, फिर सोचता है कि अब मैं बाद में भी कर लूँगा। इस टाइप से जो वर्क में थोड़ी गिरावट आती है उसके, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज कॉस्टली एज इट राइज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल टू एक्सेप्ट अथॉरिटी एट लोअर लेवल। यानी जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो महंगा भी पड़ता है आपको। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि आप हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए अलग अलग टूल्स रिक्वायर होते हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।